नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मीडिया में। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलते हैं मैथ्स और साइंस दोनों के लेक्चर। तो बच्चों, मैं हूं शालिनी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आज हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कोरोजन, रस्टिंग, रेंसिडिटी के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ बेटा और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोरोजन की। तो कोरोजन क्या होता है? देखो, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जिसमें जब मेटल जो है, जैसे ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है या फिर एसिड्स के कांटेक्ट में आता है या गैसेस के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, उस पे कुछ अनडिजायरेबल कंपाउंड जो है वो डिपॉजिट होने लगता है। अनडिजायरेबल कंपाउंड में वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। और ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो कोरोजन टिपिकली होता कब है? देखो, जैसे ही जब मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के एक्सपोजर में आता है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो उस पे मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होने लगती है जिससे कि कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयन, है ना। जैसे ही आयन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आया तो आयन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होने लगी। आयन ऑक्साइड क्या है? रस्टिंग ही तो है ना। तो ये है कोरोजन। ओके, अब ठीक है, कोरोजन हुआ तो कौन कौन से फैक्टर हैं? कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से कोरोजन होता है? सबसे पहला फैक्टर होता है बेटा मॉइस्चर। मॉइस्चर यानी कि वाटर एक ऐसा मीडियम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है, वाटर एक ऐसा मीडियम होता है जो कि रस्टिंग के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऑक्सीजन तो आयन की ऑक्सीडेशन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है ही है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में जब वाटर के अंदर सॉल्ट और एसिड अगर प्रेजेंट हो तो भी वो क्या करेगा? वो कोरोजन को एक्सेलरेट करेगा, बढ़ावा देगा। ठीक है, टेम्परेचर की बात करते हैं, हाई टेम्परेचर में भी रेट ऑफ कोरोजन जो है वो होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात की कि भाई कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोरोजन जो है वो बढ़ जाता है। इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं कोरोजन की, नतीजे क्या क्या होते हैं? कोरोजन हुआ तो क्या होगा? देखो बेटा, स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, यानी कि कोरोजन की वजह से ब्रिजेस, जैसे हमारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, ब्रिजेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, है ना, व्हीकल्स हैं, कहीं ना कहीं वो वीक होंगे, है ना। तो स्ट्रक्चर वीक होगा तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए, किसी के लिए भी अनसेफ है। ठीक है, इकोनॉमिक लॉस। अब अगर ये अनसेफ है तो अगर मान लो उस पे कोरोजन हुआ तो भाई उसकी रिपेयरिंग की भी तो कॉस्ट आएगी, है ना, पैसा भी तो खर्च होगा, तो इकोनॉमिक लॉस भी हुआ। ठीक है, एस्थेटिक डैमेज, यानी कि कोरोजन जो होता है वो क्या करता है बेटा? मेटल को कहीं ना कहीं टर्निश कर देता है, यानी कि जो लस्ट्रस उसकी प्रॉपर्टी होती है, जो शाइनी अपीयरेंस होता है, उसको वो कम कर देता है, खत्म कर देता है। तो एक एस्थेटिक डैमेज भी होता है इसमें मेटल का। ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन हमने देख लिए। अब कोरोजन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसको रोक कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं? देखो, जो पेंटिंग और कोटिंग से, गैल्वेनाइजेशन से, यूजिंग एलॉयज, कैथोडिक प्रोटेक्शन और रेगुलर मेंटेनेंस। देखो बेटा, पेंटिंग और कोटिंग से क्या होता है कि भाई पेंट हमने लगा दिया, अगर मेटल के ऊपर पेंट लगा दिया या वार्निश हमने उसके ऊपर लगा दिया, उसके सरफेस के ऊपर लगा दिया, तो क्या होगा? जो उसका सरफेस है बेटा वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिससे कि उस पे कोरोजन नहीं होगा, है ना। ठीक है, रस्टिंग नहीं होगी। गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि जो मेटल होता है बेटा, आयन हो गया, स्टील हो गया, इसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो जिंक की कोटिंग उसके ऊपर कर देते हैं। अब जिंक की कोटिंग उस पर कर दी तो उससे क्या होगा? वो रस्टिंग से बचा रहेगा। ठीक है, यूजिंग एलॉयज। एलॉय क्या होता है? जब कोई भी, जब मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज कोई शो करता है तो वो एलॉय होता है ना। तो एलॉय जैसे स्टेनलेस स्टील हम लोग घरों में यूज करते हैं, पानी से भी बर्तनों को साफ किया जाता है लेकिन उस पर रस्टिंग नहीं होती है ना। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है उसके अंदर क्रोमियम मेटल होता है। स्टेनलेस स्टील के अंदर क्रोमियम मेटल होता है और क्रोमियम मेटल जो होता है बेटा वो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, जिससे कि कोरोजन नहीं होता, रस्टिंग नहीं लगती है बर्तनों पर। ठीक है, कैथोडिक प्रोटेक्शन की हम बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक ये मेन मेटल स्ट्रक्चर को के ऊपर कोटिंग कर देते हैं, एक ऐसे मेटल की जो इजीली करोड हो जाता है। जैसे मान लो
स्टील के ऊपर हमने जिंक की प्लेटिंग कर दी तो क्या होगा, जिंक करोड होगा, स्टील अंदर जो है वो बचा रहेगा। अब जैसे जिंक करोड हुआ तो उसके ऊपर से जिंक की लेयर हटनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो देख जाता है कि हाँ कोरोजन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो उस पर वापस से जिंक की कोटिंग कर देते हैं, तो अंदर का जो मेटल है वो सेफ रहता है। ऑलराइट, इसके बाद बात आ जाती है रेगुलर मेंटेनेंस की। रेगुलर मेंटेनेंस बेटा, अगर मान लो कि हम हमारे मेटल के सरफेस को रेगुलरली इंस्पेक्ट करते रहे, चेक करते रहे, है ना, उसके सरफेस पे रेगुलरली हम भाई उस पे पेंट भी होता रहे, है ना, उस पे वार्निश भी लगाते रहे, तो उससे क्या होगा, वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट से बचा रहेगा और मेटल जो है वो कोरोड नहीं होगा। तो रेगुलर मेंटेनेंस तो चाहिए होती है। ठीक है, रेंसिडिटी की बात करते थे, खाना खराब होता है ना, तो उसी को रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी जब होती है बेटा तो उसमें से बड़ी अनप्लीजेंट सी स्मेल और टेस्ट आने लगता है। ठीक है, जिसमें कि देखो रेंसिडिटी में क्या होता है, रेंसिडिटी रेफर्स टू द अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट that develop in fats and oils when they undergo oxidation। कि भाई देखो जो फैट्स और ऑयल्स हैं उसमें बड़ी अनप्लीजेंट सी, उसमें बड़ी खराब सी स्मेल आने लगती है, टेस्ट आने लगता है, जैसे उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है वो। ठीक है, तो इस प्रोसेस की वजह से अनडिजायरेबल कंपाउंड जो है वो फॉर्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से कि रेंसिडिटी यानी कि जो भी सब्सटेंस है वो खराब होने लगता है, सड़ने लगता है। अब की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो बेटा प्रोसेस क्या है ये, देखो रेंसिडिटी कब होती है, जब फैट्स और ऑयल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और वहां पर जो फैटी एसिड होता है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि जो भी ऑयल है और फैट्स है उसमें से बड़ी अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आने लगती है। अब रेंसिडिटी दो टाइप की होती है बेटा, देखो एक होती है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी और एक होती है हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं। ठीक है, तो फैट्स और ऑयल में से स्मेल आने लगती है। ठीक है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ। उसके बाद बात आ जाती है हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी की। हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी के अंदर क्या होता है बेटा, जो हाइड्रोलाइसिस होता है फैट्स के हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब ऑयल और फैट्स के साथ, ऑयल के साथ रिएक्ट करेगा तो ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन होने लगती है ना, फैट्स की फॉर्मेशन होने लगती है, ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन होने लगती है, फैटी एसिड की फॉर्मेशन होने लगती है। पानी में, ये वाटर में हो रहा है ये सारा का सारा सब्सटेंस, ठीक है, सारी की सारी चीजें। तो पानी के अंदर, पानी में फैटी एसिड की फॉर्मेशन होने लगती है, ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन होने लगती है, जिससे कि वो खराब होने लगता है। तो हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी क्या हुई, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ऑयल के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की फॉर्मेशन होती है, जिससे कि बड़ी अनप्लीजेंट सी स्मेल आने लगती है, टेस्ट उसका अजीब सा हो जाता है। ठीक है, खराब होने लगता है। और ये सब कहां हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ वाटर में, पानी में हो रहा है। ठीक है, इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं रेंसिडिटी के, देखो पहले तो हेल्थ इफेक्ट्स की हम बात कर लेते हैं कि मान लो हमने खराब खाना खा लिया, कोई खराब चीज खा ली, तो कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इश्यूज आ जाएंगे, है ना, डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट होने लगेगा, पेट खराब हो जाएगा, है ना, मे बी लॉन्ग टर्म के लिए भाई खराब खाना खाने से टाइफाइड भी तो हो जाता है ना। ठीक, तो हेल्थ रिस्क है उसमें, न्यूट्रिशनल लॉस भी, अभी खाना खराब हुआ तो उसके अंदर का जो न्यूट्रिशन था वो भी तो कहीं ना कहीं बेकार हो गया, उसमें जो एसेंशियल फैटी एसिड से, जो वाइटामिन से, जो न्यूट्रिएंट्स से वो हम तक नहीं पहुंचे। राइट, इकोनॉमिक लॉस भी है, भाई खाना खराब हुआ तो पैसा भी तो बर्बाद हुआ ना उसके अंदर, है ना, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, फूड जो बनाया गया था, रिटेलर ने जो दिया था उसका भी लॉस हुआ। तो ये इफेक्ट्स हो गए हमारे रेंसिडिटी के। अब हम खाना हम बचा कैसे सकते हैं खराब होने से, ठीक है, देखो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं, प्रॉपर स्टोरेज की जाती है, रेफ्रिजरेट किया जाता है, फ्रेश प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से हो गए बेटा, तो विटामिन ई है, BHA है, BHT है। BHA की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, देखो BHA की फुल फॉर्म होती है ब्यूटिलेटेड हाइड्रो ऑक्सी एनिसोल, ठीक है। और BHT की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रो ऑक्सीटोल्यूइन, TOLUENE, ठीक है, टोल्यूइन। तो ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA होता है और BHT की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। तो ये कुछ ऐसे नेचुरल और सिंथेटिक
हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि फैट्स और ऑयल्स की ऑक्सीडेशन को स्लो कर देते हैं, जिससे कि रेंसिडिटी जो है वो कम हो जाती है या नहीं होती है, चीजें जल्दी से खराब नहीं होती है। चलो ठीक है, अगर हम खाने को प्रॉपर स्टोर करेंगे, प्रॉपर स्टोरेज से क्या होता है कि फैट्स और ऑयल्स को अगर हमने एयर टाइट कंटेनर्स में बेटा रखा तो क्या होगा, वो लाइट से और हीट से तो बचे रहेंगे, साथ में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के एक्सपोजर में नहीं आएंगे, है ना, जिससे कि जो है खाना हमारा खराब नहीं होगा या रेंसिडिटी नहीं होगी। ठीक है, रेफ्रिजरेटर, खाना कभी भी खराब होता है तो आप उसको किस में रखते हो, रेफ्रिजरेटर में रख देते हो। रेफ्रिजरेटर में करने से क्या होता है, एक तो टेम्परेचर कम हो जाता है ना, और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिससे कि रेंसिड नहीं होता। ठीक है, यूजिंग फ्रेश प्रोडक्ट्स, अगर हम फ्रेश प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, फ्रेश ऑयल, फ्रेश फैट्स होंगे, तो उससे क्या होगा कि भाई जो भी ऑक्सीडेशन है वो स्लो हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। यानी कि एक्सपायरी डेट होती है हर एक प्रोडक्ट की, अगर हम एक्सपायरी डेट से पहले यूज करेंगे तो वो जल्दी से खराब नहीं होता। अगर एक्सपायर होने के बाद यूज करोगे तो में भी हो सकता है बनाते बनाते नहीं खराब हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं जिसको अगर हम ध्यान रखें तो रेंसिडिटी से बचा जा सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है तो बेटा कमेंट्स में मेंशन कीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे कि कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। तब तक इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और कमेंट्स में लिख देना अगर कोई भी डाउट होता है तो। ऑलराइट, तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, तो बाय।